अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया है और इसके फैलाव और शिद्दत पर तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की जानिब से बार बार खबरदार किया जा रहा था कि कोरोना वायरस आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सबकी नजरें इस हवाले से इस बात पर थी कि इसको आलमी वबा करार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका फैलाव क्या इतना तेज है। और आज कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया गया है। इस वक्त कोरोना वायरस दुनिया के 118 से जायद मुमालिक में फैल चुका है। इस वायरस से अमवात की तादाद 4300 से जायद हो गई है और 1,19,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इटली है, जहां पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। कोरोना से अमवात की तादाद 630 से वहां जायद हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान में भी आज कोरोना वायरस का एक और केस सामने आया और मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 20 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक स्कर्दू से ताल्लुक रखने वाले 14 साल लड़के में वायरस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीज 25 फरवरी को ईरान से पाकिस्तान पहुंचा था और 5 मार्च को स्कर्दू पहुंचने के अगले ही दिन बीमारी की अलामात जाहिर होने पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता रोज कोयटा में कोरोना का पहला केस सामने आया था, जबकि सिंध में कोरोना के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई थी और आज गिलगित बल्तिस्तान में एक और केस की तस्दीक के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 20 हो गई है। उनमें से कराची में 14, हैदराबाद और कोयटा में 1-1, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 2-2 केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद सिंध में है और पाकिस्तान में सामने आने वाले तमाम वो मरीज हैं जो बैरून मुल्क से सफर करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। किसी भी मरीज से पाकिस्तान पहुंचकर किसी और को ये वायरस नहीं लगा है अभी तक, या रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान में दाखिले के वक्त इन मुतासरा अफराद का पता नहीं चलाया जा सका। एयरपोर्ट पर पता चलाया नहीं जा सका। सरहदों और एयरपोर्ट्स पर मौसर स्क्रीनिंग ना होने पर वफाकी हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं, तनकीद हो रही है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमारे प्रोग्राम में एयरपोर्ट पर वफाकी हुकूमत के इंतजामात पर सवाल उठाया और आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्जा वहाब ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एयरपोर्ट, सरहदें और बंदरगाहें वफाक के कंट्रोल में हैं। अगर मॉनिटरिंग ठीक होती तो एयरपोर्ट पर ही कोरोना के मरीजों का पता लगा लिया जाता। पाकिस्तान का एक्सटर्नल बॉर्डर हो या सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, ये तीनों मामलात वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है, यानी कि किसी भी सूबाई हुकूमत का इन पोर्ट्स ऑफ एंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सर्वेलेंस सही चल रही होती, अगर मॉनिटरिंग सही चल रही होती तो मेरे ख्याल में ये 14 के 14 पेशेंट्स को एयरपोर्ट पर डिटेक्ट कर लिया जाता और ये कराची या हैदराबाद दाखिल नहीं हो पाते। फेडरल गवर्नमेंट हमें ट्विटर के हद तक नज़र आती है, मीडिया के हद तक नज़र आती है, बट प्रैक्टिकल अंदाज से नज़र नहीं आती। और मैं वज़ीर आज़म के लेवल पर भी ये कहना चाहूँगा कि काश कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस मामले को पर्सनली मॉनिटर कर रहे होते। वज़ीर आला सिंध ने कई बार कोशिश की है इस मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करने की, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस मामले पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। वफाकी काबीना का कल इजलास हुआ और मुझे हैरत इस बात पे हुई कि उस इजलास के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं थी। ये प्रायोरिटी शो करती है वफाकी हुकूमत की। कल वज़ीर आला सिंध ने हमारे प्रोग्राम में तनकीद की थी और मुख्तलिफ सवालात उठाए थे। आज मुर्जा वहाब साहब ने और ज़्यादा सख्त तनकीद की है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और कोरोना वायरस जिस तरीके से दुनिया में फैला, आलमी वबा, इसको करार दे दिया गया है। अगर सबसे कोई बुरी चीज़ हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए वो ये कि सूबा और वफाक में इख्तलाफात इस हवाले से हों। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। साहब कल ज़ाहिर वज़ीर आला सिंध ने कुछ सवालात उठाए, आज वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान भी ये बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट, बंदरगाहें, जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो वफाक के कंट्रोल में होते हैं। वफाक इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा, एयरपोर्ट पर निगरानी नहीं हो रही, किसी मरीज़ का एयरपोर्ट पर पता नहीं चल रहा। पहले भी वज़ीर आला सिंध ने कहा था, अब दोबारा कह रहे हैं कि ये मौसर और बेहतर इंतजाम किए जाएँ जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन जी बात यह है कि हमारे जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं वो यकीनन एक वफाकी फंक्शन है, लेकिन इसमें हम ऑलरेडी सूबों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। सूबों ने अपने में बहुत सारे लोग दिए हुए हैं। जहाँ तक क्वारंटाइन का ताल्लुक है,
जो हमारी एयर ट्रैफिक है और जितने पैसेंजर्स बाहर से आते हैं और अब जितने मुल्कों में ये फैल चुका है, उस हवाले से क्वारंटाइन पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। हमने यानी एयरपोर्ट्स के ऊपर, उसके लिए हमने एक इमरजेंसी कोर कमेटी बनाई हुई है। डेली उसकी मीटिंग होती है, उसमें सारे इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं। सबके साथ मशवरे के साथ इस नतीजे पे हम पहुंचे कि हम, और उस डिस्कशन के बाद हमने एक SOP बनाया, वो काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो अभी तक मरीज जो हैं जो पॉजिटिव कंफर्म हुए हैं, उनमें से कई हमने एयरपोर्ट्स पे ही उनको आइडेंटिफाई किया है, बाज वहां से गुजरने के बाद आइडेंटिफाई हुए हैं। और इसको भी ये समझना चाहिए जी कि अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड में हैं और बाहर से आ रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि एयरपोर्ट पे जब आप हों तो आपको कोई अलामत ना हो, लेकिन वहां हम इन पैसेंजर्स को प्रॉपर हदायत देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बाद में, क्योंकि अभी आपका इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ, तो अगर आपको कोई अलामत हो जाए तो फिर आपने कहाँ इत्तला करनी है, क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, वगैरह वगैरह। इसीलिए इन तमाम चीज़ों का ये समर है। इसको यूं देखना चाहिए कि पाकिस्तान खित्ते का आखिरी मुल्क था कि जिसने केस रिपोर्ट किया, दुनिया का 48वां मुल्क है कि जिसने केस रिपोर्ट किया, और दिस हैज बीन वर्किंग। वजीर आला सिंध की सतह पे इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रोवर्सी है। मुझे नहीं पता कि नीचे किस तरह चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। हम उनके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ जी कि इस तरह के इशू पे, हेल्थ के इशू पे, जो कि कौमी इमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर सकता है, हमें किसी हर तरह की सियासत से बाला होकर काम करना चाहिए। यही हमारी स्ट्रेटजी है, और इस पे सारे सूबे भी मुत्तफिक हैं। लेकिन हेयर एंड देयर यू कीप हेयरिंग आल्सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट। मतलब हेयर एंड देयर ही नहीं, वज़ीर आला सिंध ने हमारे प्रोग्राम में सवाल उठाया कल कि मैंने पहले कहा था कि क्वारंटाइन की चीज़ें बेहतर करें। आपने कहा बहुत खित्ते में सबसे आखिर में पाकिस्तान में आया, यानी आप पाकिस्तान की हुकूमत के पास टाइम था चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने का, क्योंकि बहुत आखिर में जाकर रिपोर्ट हुआ है। कुवैत ने जितने भी मुसाफिर ईरान से आए सबको क्वारंटाइन में डाला। श्रीलंका ने 622 मुसाफिरों को क्वारंटाइन में डाला। थाईलैंड ने साउथ कोरिया और ईरान से आने वाले तमाम जो मुसाफिर थे उनको क्वारंटाइन में डाला। कतर ने ईरान से आने वाले तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन में डाला। जब पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि ज्यादातर केसेस ईरान से रिपोर्ट हुए थे, तो ईरान से जितने भी मुसाफिर आ रहे थे उन सबको क्वारंटाइन में डालने में क्या हर्ज था? उनको डाल दिया जाता। हम भी कर रहे हैं तफ्तान में, फॉर एग्जांपल 3000, आप मुझे 600 की बात कर रहे हैं, हमने 3000 से ज्यादा पैसेंजर्स को वहां पे क्वारंटाइन किया हुआ है। 14 दिन से पहले नहीं जाने देंगे। मतलब बलूचिस्तान में किया तो कराची में और बाकी एयरपोर्ट्स में क्यों नहीं किया? सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों किया? क्योंकि वहां पे हमारी रिस्क असेसमेंट डिफरेंट थी, और जब चाइना से लोग आ रहे थे तो उनके बारे में हमारी रिस्क असेसमेंट डिफरेंट थी। इसलिए कि वहां पे उन्होंने खुद चाइना के अंदर जो हब था, इसका जो एपी सेंटर था, उसको क्वारंटाइन किया हुआ था। देयर इज ए लिमिट टू डू थिंग्स। और मतलब अगर हम सिर्फ तनकीद ही करना चाहें तो तनकीद के तो आप अमेरिका के ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इंतजाम किए, ये क्यों नहीं किया और ये क्यों नहीं किया। मतलब बात तनकीद की नहीं है। जब आपको नजर आ रहा है बलूचिस्तान में कि जो ईरान से लोग आ रहे हैं, वहां पर आपने एक रिस्क असेसमेंट किया है जिसकी बुनियाद पर आपने वहां पर सबको क्वारंटाइन में डाला है, तो एयरपोर्ट पर जो ईरान से लोग आ रहे हैं उन सबको क्वारंटाइन में डाल देते, एक फैसिलिटी वहां बना देते, इसमें क्या हर्ज था? जी वो चाहते थे, लेकिन क्वारंटाइन की फैसिलिटीज हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया इस एरिया के अंदर। 70 साल के अंदर हमने हुकूमत हेल्थ में खर्च क्या किया है? हमने किस तरह अपने अदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग किए? मगर बलूचिस्तान में तो सबसे कम सहूलियात हैं, वहां तो आप लोगों ने कर दिया। ये तो जो हमने जिस तरीके से ये इमरजेंसी की बेसिस पे ऊपर पॉइंट ऑफ एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग किए, तो हमें ही पता है। बात यह है कि हर मुल्क को अपनी अपनी सूरत हाल सामने रखते हुए रिस्क असेसमेंट करने के बाद मुख्तलिफ इक़दामात मुल्क करते हैं। हमने जो किए, हमारा ये ख्याल है कि दे वर गुड इनफ कि हमारे पास अब तक इतने कम केसेस हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल पे नजर रखे हुए हैं, सूबों के साथ मिल के बैठ के इसके बारे में फैसले करेंगे। लेकिन अब तक का जो हमारा स्ट्रेटजी है, वी थिंक एंड एक्चुअली नाउ इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड द कंट्री कि पाकिस्तान हैज डन वेल। सिंध हुकूमत का ये एतराज भी है कि वज़ीर आज़म इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं दिखती है, उन्होंने सूबों पर मामला छोड़ दिया। वो कह रहे कल काबीना का इजलास था, उसमें भी कोई संजीदगी से इस मामले पर बात नहीं हुई है। क्या ये सच है?
नहीं, कल के जो वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें भी इसके ऊपर बात हुई, और मैं अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया हूँ एक लंबी मीटिंग के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, और हर इसके पहलू के ऊपर हमने गौर फिक्र किया, प्लानिंग के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, और इस सिलसिले में कुछ फैसले भी हुए जो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगे। मुज़फ़्फ़र, वज़ीर आला सिंध ने हमसे बात करते हुए एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ, खुश हूँ कि दूसरे सूबों में कम केसेस आए हैं, मगर हैरान हूँ कि 2355 लोग ईरान से सिंध आए और वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 13836 बाकी सूबों में आए हैं, मगर वहाँ पर कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर अच्छी बात है, मगर मैं हैरान हूँ। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं जी। हम आपको एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं कि पंजाब ने कितने फॉलो किए, केपी ने कितने फॉलो किए, इवन बलोचिस्तान में कितने फॉलो हुए। असल इसकी वजह यह है जी कि कराची का जो एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड करते हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वहाँ पे तादाद ज्यादा है, लिहाजा आपकी प्रोपोर्शन भी ज्यादा है। नहीं डॉक्टर साहब, बात है क्योंकि 2355 लोग सिंध आए हैं, कितना भी मसरूफ हो, तादाद भी तो देखिए ना। 2355 सिंध आए हैं, बाकी 13000 दूसरे शहरों में आए हैं, तो ये तादाद तो ज़्यादा है दूसरे सूबों में। वहाँ पर अगर कम केसेस आ रहे हैं तो वो हैरान है, कहीं फॉलोअप सही तरीके से नहीं किया गया, मसला तो नहीं? जी जी, हाँ जी, और उनकी भी फॉलोअप हो रहा है, उनकी भी। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं जी तमाम सूबों के। मतलब एक और बात, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि मैंने बड़ी दरख्वास्त करके इजलास बुलाया कोरोना के मामले पर कि भाई इजलास हो, तो जिसमें चारों सूबों का इजलास हुआ। एक अकेला वज़ीर आला वो थे, बाकी सूबों के चीफ सेक्रेटरी थे। तो क्या बाकी 3 सूबे संजीदा नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से केसेस सामने नहीं आ रहे हैं? इसका आप मेरे से तो सवाल ना करेंगे। हमने तो बुलाया था सबको, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि सिंध के वज़ीर आला तशरीफ लाए, बाकी चीफ सेक्रेटरीज आए, और उनके कुछ के हेल्थ मिनिस्टर्स भी थे। तो आई मीन हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? मतलब मगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है, बाकी सूबों में उनकी हुकूमत है। ऐसा तो नहीं है कि वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं कि बाकी चीफ मिनिस्टर सिवाय जो वज़ीर आला सिंध हैं उसके थे ही नहीं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भेज दिया, वो संजीदा ले रहे हैं, और जो कुछ इस वक्त दूसरे सूबों में सूरत हाल है वही है। नहीं, मैं इसको इस तरह इंटरप्रीट नहीं करता जी, मैं इसको इस तरह इंटरप्रीट नहीं करता। और आई एम गिविंग यू ए टेक्निकल आंसर बिकॉज आई हैव नंबर्स। मतलब साथ में भी बताएगा कि जो एयरपोर्ट पर लोग आए हैं कराची एयरपोर्ट से, वो कह रहे हैं हमसे फॉर्म भरवाते हैं, फिर उसको चेक भी नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग भी कोई नहीं हो रही है, टेम्परेचर टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो कराची एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग, हुकूमत के अलावा लोग भी जो मुसाफिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही। देखें, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं, बल्कि अच्छा है आपने मेरे से ये सवाल कर दिए। सोशल मीडिया पे 2-3 इस तरह के मैसेजेस आए पढ़े लिखे लोगों के कि जी हमारी तो वहां पे कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। मैंने उन लोगों के नाम भेजे अपनी टीम्स को कि देखें कि इन लोगों ने फलानी फ्लाइट पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। हमने उनके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म ढूंढ लिए। अगली बात है कि स्क्रीनिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इसको जरा समझने की कोशिश करें। एक स्क्रीनिंग है स्कैनर के जरिए, जिसमें कि आपको थर्मोगन आपके माथे पे लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो स्कैनर अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि जब आप चल के आ रहे हैं ना, तो आपका एक ह्यूला जो है वो स्क्रीन पे आता है, और अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो रेड हो जाता है। लिहाजा आपको ऐसे पैसेंजर्स के लिए जहां पे जो थर्मोस्कैन के जरिए गुजर रहे हैं, आपको थर्मोगन्स की जरूरत नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि अगर थर्मोगन से हमारा टेम्परेचर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि इन्होंने स्क्रीनिंग ही नहीं की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमने नए थर्मोस्कैनर कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लगाए, और उसको लोग अब यूं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी हमारी तो इन्होंने स्क्रीनिंग ही नहीं की। तो एक्चुअली हमें पता है कि वो स्क्रीन हो गए हैं। अब ज़ाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी इसके ऊपर सामने आ रही है कि 14 दिन का वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल क्वारंटाइन होना चाहिए, बैलेंस है, मगर 5 दिन कम से कम लगते हैं सिम्टम्स डेवलप होने में। अभी इंटरनेशनल अखबारात में खबर आ भी गई है कि असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्वारंटाइन का कम से कम अगर बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है, 5 दिन का पीरियड रख दीजिए फॉलोअप का, ताकि पता चल जाए कि क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर नहीं पता चलता और सिम्टम्स नहीं आए होते तो 5 दिन में वो कहने के आ जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड अब तक जो डिफाइन हुआ है वो 14 दिन का है, और अलामात जो हैं वो 2 से 14 दिन के दरमियान किसी वक्त भी आ सकती हैं। मतलब 14 दिन तो है जो मैक्सिमम टाइम है जिसका बैलेंस है, मगर 5 दिन के अंदर वो कह रहे हैं एवरेज है जिसमें रिस्पॉन्ड करना लोग शुरू करते हैं, तो 5 दिन तक ही आप लोग क्वारंटाइन कर लें, या 5 दिन तक, क्योंकि इंटरनेशनल अखबारात में भी बाकायदा आ रहा है। नहीं जी, मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, मैं पब्लिक हेल्थ बंदा हूँ, हम इसको सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ फिगर। अच्छा, मगर इसके बाद लोग निकल जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो सेकेंडरी कांटेक्ट है उसका कोई भी केस पाकिस्तान में नहीं आया है। आपने एक ट्वीट कर दिया था कि जो एक के मुख्तलिफ केसेस आए हैं वो पहले से जो मरीज था उससे कांटेक्ट में थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने आपको बताया भी, ये बात फ़ोन करके आपको बताई कि ऐसा नहीं है। सारे के सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं जो बाहर से लोग आए थे, अभी तक कोई सेकेंडरी नहीं है पाकिस्तान में जिसका कोई केस रिपोर्ट हुआ। हाँ, ये बात अहम है। ये इस पे मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। देखें, बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे प्राइमरी पेशेंट्स हैं, ये सारे पैसेंजर्स हैं, ये अपनी बॉडीज में ये वायरस लेकर आए हैं पाकिस्तान में। इससे अगली बात यह है कि क्या इनकी वजह से किसी लोकल शख्स को ये वायरस ट्रांसफर हुआ है, तो इसका आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका जवाब नफी में है। आगे का पता नहीं, अल्लाह करे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन लोकल ट्रांसफर यहाँ पे ना हो। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि अगर हम इन 19 या 20 केसेस जो हैं, या आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता जो और केसेस होंगे, अगर हम इनको सही मैनेज कर लें और इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर लें और उनको भी स्क्रीन कर लें, तो हम पाकिस्तान में इस आउटब्रेक को इफेक्टिवली रोक सकते हैं। अब अगली बात यह है कि जो वो ट्वीट का आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने फिर वो इसके बारे में एक दोबारा भी ट्वीट की थी, और वो ये थी कि एक्चुअली एक पेशेंट आए, उनकी जब हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे तो उसमें हमें पॉजिटिव लोग मिल गए, लेकिन उन पॉजिटिव लोगों की जब हमने हिस्ट्री ली तो वो खुद ट्रैवल भी करके आए हुए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये प्राइमरी है, चाहे वो कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान हमें डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन दे वर आल्सो ट्रैवलर्स। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मौजूद थे, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत। सिंध हुकूमत से भी वर्जन मालूम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही आपके सामने वो रिसर्च भी रखते चले। मोतबर बरतानवी अखबार दी गार्जियन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक 5 दिन तक कोरोना से मुतासर अफराद में बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर केसेज में 5 दिनों के बाद ही बीमारी की अलामात सामने आना शुरू हो जाती हैं, जबकि बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी बीमारी की अलामात का पता चलने में 14 दिन लगते हैं। इसी तरह BBC में शाया होने वाली खबर के मुताबिक साइंसदानों ने तहकीक की है कि कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने का में जो औसतन 5 दिन लगते हैं, जबकि ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर जस्टिन लेस्लर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मौजूदा डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद 98% लोग जिनमें अलामात जाहिर हुई हैं वो 11 दिन के अंदर ही हुई हैं, जबकि हर 10,000 में से सिर्फ 101 अफराद ऐसे हैं जिनमें 14 दिन बाद बीमारी की अलामात सामने आई हैं। इसलिए दुनिया भर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखने की मुद्दत को अच्छा बैलेंस और ज़रूरी इकदाम करार दिया गया है। बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा से। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है अब आलमी वबा इसको करार दे दिया गया है। अगर इस वक्त कोई सबसे बुरी खबर पाकिस्तानियों के लिए हो तो वो ये कि आपके और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ या इस डिबेट में हम पड़ जाएँ और ब्लेम गेम में पड़ जाएँ। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज़ को हमने बेहतर किया है, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, और कल बाकायदा ब्रीफिंग वज़ीर आज़म ने ली थी कोरोना के मामले पर। हम बड़ा संजीदा ले रहे हैं इस मामले को। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कल जो वज़ीर आला सिंध ने बात की है, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका मकसद वफाकी हुकूमत को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वफाकी हुकूमत को झंझोड़ना था, ताकि वफाकी हुकूमत हमारे मसाइल को समझ सके और जहां जहां हमें उनकी मदद की जरूरत है और हम मिलकर काम कर सकते हैं तो वो कॉमन ग्राउंड ढूंढे। और इसीलिए मैंने उन केसेस को आइडेंटिफाई किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो 14 केसेस सूबाई सिंध के अंदर कोरोना वायरस के डिटेक्ट हुए, ये वो केसेस हैं जो कि सब के सब बैनुल अक़वामी सतह से ट्रैवल करते हुए कराची पहुंचे थे। और अभी जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बात सुन रहा था कि उनको डिटेक्ट किया गया एयरपोर्ट पे, मैं इसकी तरदीद करना चाहूंगा शाहिद साहब, इनमें से कोई भी पेशेंट जो है वो एयरपोर्ट पर डिटेक्ट नहीं हुआ था। हमें जो FIA से 2300 लोगों की लिस्ट मिली थी, जब हमने उनको ट्रैक डाउन किया, ट्रैक डाउन करने के बाद हमारे लोगों ने उनको जब रीच आउट करने के बाद उनका टेस्ट कराया
उसके बाद वो 14 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए। सिमिलरली अगर डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त होती एयरपोर्ट पे या पोर्ट ऑफ एंट्री पर सही मॉनिटरिंग के हवाले से, तो जो कल क्वेटा का केस मंजर आम पे है, जो 12 साल बच्चा है, तो उसकी भी अगर आप तारीख देखें, उसकी अगर तफसील में जाएंगे तो उसका क्वारंटीन तोड़ते हुए उसका ताफ्तान पे टेस्ट नहीं लिया गया, उसको क्वेटा शिफ्ट किया गया और इवेंचुअली उसका टेस्ट जो है उन्होंने क्वेटा में लिया। तो दैट मीन्स कि जो हमारी पोर्ट ऑफ एंट्री है, जहां पर जिस तरीके से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो काम नहीं हो रहा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद वफाक के सामने इस इशू को आइडेंटिफाई करना था, ताकि वफाक और बेहतर तरीके से इस मामले को रिजॉल्व कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास बस इतनी फैसिलिटीज हैं जैसा कि, और उसके में हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर हमने जो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है वो बदल दी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को पता नहीं चल रहा, मगर उनका टेम्परेचर बाकायदा डिटेक्ट किया जा रहा है। और अगर नहीं होगा टेम्परेचर, किसी को अलामत नहीं आई होंगी, तो कैसे पता चलेगा कि भाई उसको कोरोना है? मैं शादिर साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात अर्ज करता हूँ कि वो जो 14 पेशेंट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जब वो कराची एंटर हुए, देवर फीवरिश, उनको बुखार था, और उन्होंने बाद में जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनसे रुजू किया, उन्होंने बताया कि हमसे किसी ने इस मामले पर तफसीलात शेयर नहीं की। मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जो ट्विटर पे आपने पैगामात अभी मीडिया पे दिखाए, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उन पेशेंट्स की बात करना चाहूंगा जिसमें से एक स्पेसिफिक पेशेंट है जिसने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया, जिसकी फैमिली ने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया कि जब मैं कराची शहर दाखिल हुआ तो आई वॉज फीवरिश और मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। जब नेक्स्ट डे हमारी जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग है, वजीर आला सिंध ने ये पॉइंट FIA हुकाम के सामने और एयरपोर्ट के जो नुमाइंदे उस मीटिंग में मौजूद थे, दोनों के सामने गुजारिशात पेश की। तो हम पहली बार इस इशू को रेज नहीं करें, हम तवातुर के साथ वफाक को आइडेंटिफाई करते रहें कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को, अपने उस निज़ाम को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है। क्वारंटीन के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में हमारा पुराना टर्मिनल अवेलेबल है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने टास्क फोर्स की मीटिंग में गुजारिश की कि जो बराबर में आपके टर्मिनल है, जो कि अभी डायरेक्टली किसी फ्लाइंग सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में तब्दील कर सकते हैं। और जो कोऑपरेशन आपको सूबाई हुकूमत की जरूरत है, वो कोऑपरेशन हम करने को तैयार है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं आता। इसका मुझे ये बड़ी अहम बात है। आप कह रहे हैं जगह भी मौजूद है, पुराना एयरपोर्ट मौजूद है और नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियात नहीं है। ताफ्तान में तो हमने किया, अगर यहाँ पर आप जगह भी थी, सब चीजें थी, तो आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में क्या कहा उन्होंने, फिर क्यों नहीं किया? शाहिद साहब, आप खुद इस शहर के पुराने रहने वाले हैं, आप नहीं जानते कि पुराना एयरपोर्ट का टर्मिनल आज भी अवेलेबल है? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि फिर कहा क्या उन्होंने? वो तो अवेलेबल है, वो तो हज की दूसरी फ्लाइट्स के लिए कभी इस्तेमाल होता है, वैसे अवेलेबल है। उन्होंने क्या कहा जब अवेलेबल है? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि नहीं है, सहूलियात का मसला है। सर, हमारी गुजारिश ही है ना कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मीनिंगफुल रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत का आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि जिस तरीके से वजीर आला सिंध ने खुद लीड ली हुई है, पर्सनली चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर वजीर आजम पाकिस्तान के लेवल पर भी इसी तरह की अप्रोच आ जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को निपटने के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत जो बातें कर रही है वफाकी हुकूमत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। पुराने एयरपोर्ट की पूरी जगह मौजूद है, अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी बनानी थी क्यों वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं बनाई गई है? ये बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हुए हम पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। 19 नवंबर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी लंदन गए। आज उन्हें लंदन गए 113 दिन हो गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। नून लीग का कहना है कि जब नवाज शरीफ की सर्जरी होगी उसके अगले दिन शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मगर पार्टी के अंदर अब बेचैनी है। कुछ अरकान की तरफ से शहबाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले से द न्यूज़ में रिपोर्ट किया गया कि इजलास में पार्टी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद हुई। कुछ रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का मुतालबा किया। खबर के मुताबिक नून लीग के रुकन असेंबली मोहसिन शाहनवाज राजा ने शहबाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया। बहुत सारे पार्टी रहनुमाओं ने इस मुतालबे की हिमायत की। खबर के मुताबिक मोहसिन राजा को मरीम नवाज के करीब समझा जाता है। इसके अलावा डॉन अखबार में आज रिपोर्ट हुआ
कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा ने शहबाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा किया। इसके अलावा मियां जावेद लतीफ और पीर साबिर शाह ने पार्टी पॉलिसी पर तनकीद की। इससे पहले पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर चुकी है, बात कर चुकी है। फवाद चौधरी की फरवरी को कौमी असेंबली के स्पीकर को इस हवाले से खत लिख चुके हैं कि नोटिस लें और उनकी वापसी की तारीख बताएं या फिर नया अपोजिशन लीडर बनाएं। अब नून लीग के अंदर भी बेचैनी है। साथ ही नून लीग के MPs का 6 MPs का उस्मान बुज़दार से मिला। पिछले साल जून में बनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी। नून लीग के अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साहब अब पार्टी के अंदर भी अदम इत्मीनान है कि कम से कम शहबाज शरीफ तो वतन वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहज़ेब, ये आपने ये सवाल पूछा। मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज ये आपकी जो न्यूज़ इंटरनेशनल हैं उसकी मुझे किसी ने सुर्खी और फिर मैंने नीचे भी पढ़ा। ये हमारे सिर्फ एक मेंबर ने ये बात की, मोहसिन रांझा साहब ने, और किसी मेंबर ने ये बात नहीं की। ये कतई तौर पे गलत है। और फिर ये है कि स्टोरी की बाई लाइन भी कोई नहीं है। जो नॉर्मल जो सहाफ़ती जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है कि आपकी जो हेडलाइन है उसकी बाई लाइन कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि बाकी मैं बिल्कुल आपको जो भी तरीका आप कहें यकीन दिलाने का आपको कहूँ कि सारी स्टोरी जो है ना वो 80 से 90% जो है ना वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसी कोई बात वहाँ पे कोई हुई नहीं। ये सारी स्टोरी जो है ना कंस्ट्रक्ट की गई है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मुझे और सवाल पूछें, मैं उनके भी जवाब दूंगा। लेकिन एक MNA ने, सिर्फ एक MNA, मैं नाम ले रहा हूँ, मोहसिन रांझा साहब ने बात की कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। मेरी उसके बाद मीटिंग के बाद उनसे बात भी हुई, तो मैंने कहा ये इसी मौजू के ऊपर मैंने कहा वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे, जल्द आएंगे। सिर्फ ये है कि मियाँ साहब की कोई फिक्स नहीं हो रही डेट जो है उसकी, जो उनकी हार्ट की जो इंटरवेंशन है उसके मुतल्लक। तो द मोमेंट दैट इज़ डन तो ही बी बैक। देयर इज़ नो अदर रीज़न, ही जस्ट वांट्स टू बी विद हिज ब्रदर। कि जब इस किस्म की कोई जो है वो सर्जरी हो या जो भी ट्रीटमेंट हो। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की वापसी की बात एक MNA ने की, बहुत सारे दूसरे MNAs ने ये बात नहीं की, उसकी हिमायत नहीं की। मगर कोई एक करे तो जाहिर है उसके साथ हिमायती होते हैं लोग। और मोहसिन रांझा मरीम नवाज़ के करीब ख्याल किए जाते हैं, जावेद लतीफ़ करीब ख्याल किए जाते हैं। उन्होंने टॉक शोज़ में बात कर रहे हैं कि जी वापस आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि कैंप है जो मुतमईन नहीं है इस वक्त पॉलिसी से, शहबाज शरीफ साहब के किरदार से खुश नहीं है अपोजिशन के लीडर के तौर पर, इतना लंबा वक्त हो गया उन्हें गए हुए? देखें, अगर ये बात जो आप कह रहे हैं अगर ये बात दुरुस्त है तो अल्टीमेट फ़ैसला करने वाले का नाम है नवाज़ शरीफ। अगर ये बात जो है नवाज़ शरीफ फील कर रहे हों तो अपने भाई को कहें कि भाई आप वापस जाएं, पार्टी को वहाँ पे एक सीनियर क़यादत की ज़रूरत है, आप वापस जाके पार्टी मैनेज करें। ये जिस दिन ये होगा आपको पता लग जाएगा। अब जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। बाकी ग्रोहबंदी वगैरह कोई नहीं है। आपने कहा है कि इन दो अशख़ास ने मरियम साहिबा के जो है मरियम नवाज़ साहिबा के ग्रुप के हैं, तो उन्होंने ये इसलिए क्रिटिसिज्म किया है। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो इदराक अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ या जो सियासी समझबूझ और जो सियासी अब आप कह सकते हैं दानिशमंदी जो है वो मियाँ साहब में है, वो मेरा कायदा वो तो उससे ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है। मैं कोई और पार्टी में कोई और शख्सियत ऐसी नहीं है या कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जो जिनको ज़्यादा अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ जो है मालूम हो या एहसास हो या उनकी दूरस जो है वो नज़र जो है उस पर ना हो। The moment he feels that my brother has to go back to Pakistan, Shehbaz Sharif will be in Pakistan the next moment, inshallah. मगर शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कुछ पार्टी की और मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आपको नहीं लगता कि अगर मियाँ साहब की तबीयत वो वापस आ जाएं और जब उनका ऑपरेशन होने लगे तो मुल्क से चले जाएं? उसके लिए ये 4 महीने हो गए वो वापस ही नहीं आ रहे हैं, तो वो वापस आ सकते हैं, मुल्क के मामलात देखें और जब ऑपरेशन हो रहा हो चले जाएं। मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये होना चाहिए। ये उनकी यहाँ लंबी गैर हाज़िरी से ये इस किस्म की बातें जो हैं लोगों को अखबारों में या अखबार वालों को जो है स्टोरियाँ बनानी पड़ रही हैं,
तो इस इनका इख्तिताम इसी तरह ही हो सकता है कि वो वापस आ जाएं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, मगर ज़ाहिर है अखबारी इतलात के अलावा भी आप समझते हैं कि पार्टी को ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिर्फ ट्वीट्स ही करते हैं, उनको आना चाहिए और मुल्क में किरदार अदा करना चाहिए? मैं 200% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं उनकी जो जगह है, शहबाज शरीफ की जगह जो है, वो मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको फिल कर सकूं। मैं तो, मेरा मतलब है कि एक कोशिश ही कर सकता हूँ ना कि मैं उनकी गैर मौजूदगी की जो है वो महसूस ना होने दूं, लेकिन ये हो नहीं सकता। दिस नॉट पॉसिबल। ख्वाजा आसिफ इज़ जस्ट ए वर्कर, यू नो। मैं तो नवाज शरीफ का एक वर्कर हूँ। मुझे कोई क्लेम नहीं है, या मुझे कोई एम्बिशन नहीं है, या मुझे कोई दावा नहीं है अपनी औकात के मुतल्लिक। तो शहबाज शरीफ वापस आएगा तो वो दैट विल बी ए टोटली डिफरेंट सिचुएशन। वो तो सारा माहौल बदल जाएगा शहबाज शरीफ वापस आएगा तो। मगर आपको बतौर सीनियर लीडर फॉल आउट तो आपको भी भुगतना पड़ा। आपने हालांकि कहा था कुछ फैसलों के हवाले से कि अनकंडीशनल सपोर्ट देने का पार्टी की लीडरशिप ने कहा था, पार्टी के रहनुमाइयाँ आपसे नाराज़ हुए, शाहिद खान अब्बासी साहब आपसे नाराज़ हुए, वो कह रहे थे डिबेट हो जानी चाहिए थी, मलबा आप पर आया। तो लीडरशिप ओनरशिप ले, अदरवाइज बात करे आपके और यहाँ के रहनुमाओं के ऊपर हवाले से, और डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं इस हवाले से। देखिए, मेरे पास जो इस वक्त ज़िम्मेदारी है, अगर मुझे उसके लिए कोई कीमत अदा करनी पड़ती है तो मैं बिल्कुल मैंने कीमत अदा कर भी रहा हूँ और अदा करने के लिए भी तैयार हूँ। एक ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी लीडरशिप को जो है, खैर मैंने प्रोटेक्ट क्या करना है उनको, मैं तो एक वर्कर की मेरी हैसियत है, लेकिन मैं जो भी मेरी समझ है थोड़ी बहुत, उसके मुताबिक अगर मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूँ, इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है। जिसकी बात आपने कही है कि अगर मैं कहता कि मेरा फ़ैसला है, तो वो कैरी नहीं हो सकता था। इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं कहता कि मैंने फ़ैसला किया है, वो कैरी नहीं हो सकता था। दूसरा फ़ैसला जो है जिसकी आपने ज़िक्र किया है, जिसमें शायद अब्बासी साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, वो भी फ़ैसला जो है बिल्कुल मैं अब उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दोनों फ़ैसलों की जो है ज़िम्मेदारी कबूल करते हूँ कि मैंने वो कन्वे किए, और उसमें अगर किसी दोस्त को मेरे साथ इख्तलाफ हुआ है या नाराज़गी हुई है या कोई तलखी हुई है, तो आई एम रेडी टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट। कोई उसमें मुझे तामुल नहीं है, मैं किसी के से जो है कोई नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन आप जब एक हॉट सीट में हों तो उसमें बात चीज़ें जो है ना चाहते हुए आपको जो है उनको फेस करना पड़ता है, और मैं फेस की भी हैं और कर भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला ज़िम्मेदारी जो है मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मेरी आई हैव नो पर्सनल एम्बिशंस, यू नो। शाहिद खान अब्बासी साहब से मामला ठीक हो गए आपके? देखिए, ये पर्सनल मामला जो है ना, अब टीवी पे यार शाहज़ेब ना डिस्कस करवाओ। ये बात चीज़ें जो होती है ना, वो उनकी प्रोप्राइटी होती है, उनको मेंटेन रहना चाहिए। मतलब 6 MPs आपके बुज़दार साहब से मिले, अभी तक पार्टी में ये बात नज़र नहीं आ रही है कि पार्टी के अब इस वक्त जो MPs हैं वो परेशान होना शुरू हो गए हैं कि पार्टी की आखिर पॉलिसी क्या है, पार्टी कहाँ खड़ी है? देखें, ये MPA पहले भी मिले थे, और रात को प्रोग्राम में उन्होंने खुद कहा कि हम मिले थे, जो है पहले भी मिले थे, इमरान खान को मिले थे, वो यहाँ पे आके इस्लामाबाद में आके मिले थे। ये कल उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा ये प्रोग्राम में। देखें, मैं एक बात एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो भी मेरा तजर्बा है उसकी बिना पे मैं कहूँगा कि हमारे जो लोग अगर कोई ढीला डाला हुआ है या वफादारी हैं जिसकी कमज़ोर हुई हैं, इतना ज़्यादा पब्लिक का या नवाज शरीफ के वोटर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 2000 में 1999 में 2000 में हो सकता है हमारा वोटर रिड्यूस हुआ हो,
मियाँ साहब अरेस्ट हुए, हमारी गवर्नमेंट टॉपल हुई, एक नई हुकूमत आई, डिक्टेटरशिप जो है वो आई, एक जर्नैल ने हुकूमत संभाल ली। वो एक लंबा था, मैं वो किसी और वक्त आपके साथ वो गुफ्तगू कर लूँगा। उसमें हमारी शिकस्त और रेख्त जो है वो हुई, हमने लॉसेस बर्दाश्त किए, वोट के भी, वोट बैंक के भी, और असेंबली में मेंबर्स के भी जो है लॉसेस बर्दाश्त किए। अल्लाह का फजल है वो सिचुएशन आज नहीं है। हमारा 2018 में अगर 1,30,00,000 वोट था, वो आज बढ़ा हुआ है। तमाम पोल्स शो कर रहे हैं, और जो फ़िज़ा है मुल्क में वो बढ़ा हुआ है। ये लोग जो है जो कहते हैं कि जी हमारे क्या कह रहे थे कि हमारे हल्के के काम है, उसके लिए हम वहाँ पे जाते हैं। देखें, हल्के में मैं भी MNA हूँ, मेरे भी काम है, इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं काम, मैं तो नहीं जाता। अपनी वफादारी बदलने का अपनी नीयत होती है, और लोगों का नाम लेते हैं, हल्के के लोगों का नाम लेते हैं। दे आर बेसिकली डिसऑनेस्ट लोग हैं, इनके DNA में फ़र्क है। अदरवाइज पॉलिटिकल जो वर्कर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता। आप जिस पार्टी के साथ 10 साल 12 साल रहे हों, अपनी क़यादत के मतलब इस तरह गुफ्तगू पब्लिकली नहीं करते। आप क्रिटिसिज्म करें, चार दीवारी के अंदर करें। ये जिस बंदे के साथ आपने सफ़र किया हो, खाना खाया हो, यू हैव ब्रोकन ब्रेड विद हिम, तो आप उसके मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर ना भी उनके साथ सलूक रहा हो, तो वो बात जो है नेगेटिव बात नहीं करते। ही क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स येस्टरडे, चाहे वो पॉलिटिक्स की लिमिट्स थी या इखलाकी लिमिट्स थी, और पार्टी ने एक्शन ले लिया आज, उनको फ़र्क कर दिया। अगर किसी और ने ये स्टेप उठाया तो डेफिनेटली पार्टी उसको फ़र्क करेगी। विल नॉट टॉलरेट दिस। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। जो इजलास की कहानी है उसके मुताबिक सिर्फ मोहसिन राजा साहब ने ये बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, मगर वो खुद भी ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को पार्टी मामलात आगे चलाने के लिए मुल्क में वापस आना चाहिए। नून लीग में अब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि शहबाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अपोजिशन चाहती है कि नैब कवानीन में तरामीम हो, हुकूमत भी चाहती है कि नैब कवानीन में तरामीम हो, और अब तो अदलिया ने भी कह दिया कि नैब कवानीन पर नजरसानी की जाए, मगर अब तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून का आज अहम इजलास हुआ। ये कमेटी नैब के कवानीन में तरामीम पर गौर कर रही है। इस कमेटी के इजलास में नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। कमेटी इजलास के दौरान नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब कानून में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में बहुत गुफ्तगू हुई है। मेरी दरख्वास्त है कि नैब कानून पर एक मुकम्मल सेशन की बहस होनी चाहिए। हसन इकबाल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी और गिरफ्तारी के अख्तियार पर तारीखी फैसला दिया है। नैब से मुताल्लिक कानून साजी अदालती फैसलों की रोशनी में करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी नैब कानून पर सिफारिशात दी हैं। इस पर कमेटी के सरबराह और तहरीक इंसाफ के रुकन रियाज पतियाना ने कहा कि अदालती फैसले और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात रिकॉर्ड पर हैं। इस बात से इत्तफाक करता हूं कि नैब कानून पर बहस का मुकम्मल सेशन होना चाहिए। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा या सादिक ने कहा कि अपोजिशन तो नैब को भुगत चुकी है, नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमारे हुकूमती साथियों के साथ भी हो। कमेटी में हुकूमती रुकन मलिक फारूक ने कहा कि नैब का कानून काला कानून है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इस कानून का इतलाक ताजिर और ब्रोकरेट्स पर नहीं होता? सबसे पहले तो ब्रोकरेट्स करप्शन का आगाज करते हैं। नैब को रात में किसी की शक्ल नजर आती है और सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम इख्तिदार में आकर चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट तो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। नैब कानून में अदालती ऑब्जर्वेशन और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर किसी का इख्तलाफ नहीं। वजीर कानून फरोग नसीम ने तजवीज़ दी कि नैब कवानीन में तरामीम इस कमेटी के बजाय हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर करनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन जिन तरामीम पर मुत्तफिक हो वो कमेटी में लाई जाए। इस मौके पर आना सनाउल्लाह ने कहा कि फरोग नसीम साहब, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। आप हमें भाई कहते हैं कि आपको 6 महीने में मेरी याद नहीं आई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब जज मेरी जमानत लेने लगा तो एक व्हाट्सएप पर उसे तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर फरोग नसीम ने कहा कि राना साहिब, आपके पास ऐसा क्या है कि आपको पता था कि आपकी जमानत हो जाएगी? तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि मैं वकील हूँ, जब जिरा होती है तो वकील को नतीजा मालूम हो जाता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो 3 सेक्रेटरीज ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। सेक्रेटरीज कहते थे कि तबादला कर दें, हम दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब ने मुझ पर PIA रेफरेंस बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए फीस दे दी और इतनी फीस देकर मुझ पर $1000 का रेफरेंस बनाया।
शाहिद खान अब्बासी ने तजवीज़ दी कि नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। वज़ीर आज़म जो मर्जी कर लें, हुकूमत नहीं चलने वाली। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि करप्शन से पैसा बनाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। मैं नैब से मुकम्मल ताउन कर रहा था, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर गिरफ्तार करना है तो पहले अदालत से इजाज़त लें। मैंने नैब को भुगत लिया है, अब आप सबकी बारी है। इजलास के दौरान अपोजिशन के रुकन आलिया कामरान ने कहा कि नैब कानून पर सब मुत्तफिक हैं कि ये बदनीयती पर मबनी कानून है। जब सब में इत्तफाक है कि ये काला कानून है तो इस कानून को ख़त्म कर दे। मेरी राय है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। मुल्क में करप्शन को रोकने के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं, पहले से मौजूद इदारों को मजबूत किया जाए। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि नैब तरमीम का मकसद ये है कि सियासी इंतकाम या अख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नैब कानून में अदम तवाज़ुन को ख़त्म करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5-5 साल हुकूमत की, नैब कानून में कोई तरमीम नहीं की। मौजूदा हुकूमत नैब कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई, इस तरमीम में हुकूमत की नेक नियति है। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि नैब का ऐसा कानून लाना है जिससे एहतसाब भी हो और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी ना हो। फ़रोग़ नसीम ने मज़ीद कहा कि अदालती फ़ैसलों से रहनुमाई मिलेगी। हमें नैब कानून में तरमीम की फ़ाल कोशिश करनी है। वज़ारत कानून को इस मामले पर सबका साथ चाहिए। सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है, ऐसे कवानीन में तरमीम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि जिस चीज़ पर इत्तफाक हो वो कर लेनी चाहिए। हमें एहतसाब के कानून में तरमीम करनी है, ये एक मुसलसल अमल है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी नैब कानून में तरमीम पर संजीदा हैं। नैब कानून पर एक मुकम्मल सेशन बहस का होना चाहिए, बहस का वो मुकम्मल सेशन इन कैमरा होना चाहिए। इजलास के दौरान नूनी के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि शहजाद अकबर ने यह क्यों कहा कि ओपोजिशन नैब से अपनी जान छुड़ाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम चाहती है। ओपोजिशन के बहुत से कायदीन इस अमल से गुजर चुके हैं, बाकी गुजर रहे हैं। जो इस अमल से गुजर रहे हैं वो भी जल्द बाहर होंगे। सारी जिंदगी कोई जेल में नहीं रहता। साद रफ़ीक ने कहा कि फ़रोग़ नसीम साहिब, आप मज़ीद शिकार कर लें, हमें कोई जल्दी नहीं। एक बात वाज़ेह सुन लें, जो भी होगा इस कमेटी में होगा। ये बहुत अहम इजलास है। इस कमेटी ने ही नैब कवानीन में तरमीम की तजावीज़ देनी है जो कौमी असम्बली मंजूर करेगी और इसके बाद बाकायदा तरमीम होगी। अहम बात यह है कि नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। नैब की प्रेसिडेंस के मुताबिक नैब ने अमजद मुस्तफ़ा मलिक केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जिस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है, इस फैसले में अदालत ने नैब की गिरफ्तारी और नैब की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया था कि आज़ादी किसी भी शहरी का हक है और किसी शहरी से यह हक नहीं छीना जा सकता। नैब का गिरफ्तारी का अख्तियार बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए ठोस शवाहिद होना ज़रूरी है और ये ठोस शवाहिद उस शख्स की तरफ से करप्शन के इर्तिकाब से मुताल्लिक हो। दूसरी सूरत में गिरफ्तारी इख्तियारात से तजावुज़ समझी जाएगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तारी के अहकामात के सख्त असरात हो सकते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना होगा और इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि कुछ को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अहम निकात, जिसे अब नैब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।